तुझे अच्छे से पता है कि मैं रिदा को तेरे आसरे पर ही छोड़कर काम पर आसानी से चली जाती हूँ। अब तू इनकार कर रही है तो मैं रिदा को किसके सहारे छोड़कर जाऊं? यहाँ तो मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं जिस पर मैं अपनी मासूम बच्ची के हवाले से एतबार कर सकूं। आजकल के ज़माने में तो सगे रिश्तेदारों पर भी भरोसा करना मुश्किल है। फिर ये सब तो बिल्कुल अनजान लोग थे। हमारे हमसाए की एक औरत जिससे मेरी अक्सर बातचीत हो जाती थी, वो भी मुझे बारहा कह चुकी थी कि काम पर जाते हुए रिदा को मेरे पास छोड़ जाया करो, मैं उसका ख्याल बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह रखूंगी। मगर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने धोखे खा चुकी थी कि अब किसी पर ज़रा बराबर यकीन नहीं था। उस औरत का शौहर अक्सर मुझे और मेरी बच्चियों को मशकूक नज़रों से देखा करता था। मुझे उसकी निगाहों से उलझन होती थी, जिसकी वजह से मैंने आज तक रिदा और फराह के मामले में उन पर भरोसा ना किया था। अब भी मैं अपनी बेटी फराह की मिन्नतें कर रही थी कि वो अपनी सहेली के घर आज बाद में चली जाए जब मैं काम से आ जाऊं। मगर उसकी एक ही रट थी कि अम्मा इतनी मुश्किलों से तो इस महल्ले में मेरी कोई सहेली बनी है, अब वो बीमार है तो मैं उसको पूछने भी नहीं जा सकती क्या? मैं रोज़ाना ही रिदा को संभालती हूँ। आज एक दिन अगर तू उसको अपने साथ ले जाएगी तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं होगी। इतना बड़ा तो तेरी मेम साहब का घर है, किसी भी एक कमरे में इसको लिटा देना ना। तू काम ख़त्म करते ही उसको वापस ले आना, वहाँ पर वैसे भी कोई नहीं है, तो तू काम जल्दी ख़त्म करके रिदा को ले आना। फराह की बात मैं नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि मेम साहब के घर तो मैं खुद मजबूरी में काम कर रही थी। खुद को और बच्चियों को भूखा तो नहीं मार सकती थी। इसी वजह से मैं एक बहुत ही पुरस्कार हवेली में काम करने पर भी राजी हो गई थी। मगर मैंने आज तक अपनी दोनों बच्चियों को भूले से भी उस पुरस्कार हवेली की झलक न दिखाई थी। हालांकि फराह काफ़ी मर्तबा मुझसे मिन्नत कर चुकी थी कि उसको भी वो बड़ी आलीशान हवेली देखनी है, मगर मैं हर मर्तबा ही उसको गुस्से से झिड़क दिया करती कि फजूल की जिद मुझसे ना किया करो। अगर मैं तुझे और रिदा को वहाँ नहीं लेकर जाती तो इसका यही मतलब है कि ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। फराह तो खामोश हो गई थी, मगर मैं अपनी शीरखार बेटी रिदा को वहाँ ले जाने पर बहुत घबरा रही थी। लेकिन जब कोई दूसरा हल ना मिला तो थक हार कर रिदा को उठाया और घर से बाहर काम पर चली गई। ये हवेली एक बहुत ही सुनसान इलाके में थी, जहाँ पर आबादी ना होने के बराबर थी। इस रास्ते से आम लोगों का गुजर भी बहुत कम होता था, क्योंकि ये हवेली काले घने जंगलात की पिछली जानिब थी। मैं जब हवेली में दाखिल हुई तो अभी काफ़ी सुबह थी। आज मैं कुछ जल्दी पहुंच गई थी। दरवाजे पर बैठा चौकीदार मुझे एक बच्ची के साथ अंदर आते देखकर अजीब नज़रों से घूरने लगा। मैंने उसको सलाम किया और अंदर आ गई। मेम साहब यकीनन अभी सोई होंगी, इसीलिए मैंने खामोशी से रिदा को सहन के ही दाएं तरफ बने एक मेहमान खाने में सोफे पर लिटा दिया था। मैंने रिदा को आते वक्त ही दूध पिला दिया था, जिसकी वजह से वो पुरसुकून होकर सो रही थी। फिर मैंने जल्दी से स्टोर रूम में जाकर पोछा उठाया और सहन में पोंछा लगाने लगी। वहाँ पर साफ सफाई कर ली तो ऊपर की पोर्शन की तरफ जाने से पहले एक नज़र रिदा को देखा। वो अब भी सो रही थी, इसलिए मैं बेफिक्र होती ऊपर की सफाई करने लगी। मैंने जब सफाई ख़त्म की तो अचानक से रिदा के रोने की आवाज़ें आने लगी थी। वो हलक फाड़ कर रोती जा रही थी। मेरा चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। अगर उसके रोने की आवाज़ों से मेम साहब जाग गई तो कहीं गुस्से में आकर मुझे नौकरी से ना निकाल दें। इस मुलाजमत से ही तो मैं अपनी बच्चियों को 2 वक्त की रोटी दे रही थी, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता था। मैं बिजली की रफ्तार से नीचे की जानिब भागी ताकि रिदा को चुप करवा सकूं, मगर जब उस कमरे में गई तो उसको सोते हुए देखकर साकित रह गई। अगर रिदा सो रही थी तो मुझे ऊपर ये रोने की आवाज़ किसकी आ रही थी? मुझे अच्छे से मालूम था कि ये आवाज़ मेरी बच्ची की ही थी, मगर वो तो ऐसे सो रही थी जैसे मैं उसको उधर सुला कर गई थी। मैं बाहर आई तो मेम साहब के कमरे की लाइट जल रही थी। इसका मतलब कि वो जाग रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इस घर में आखिर और कौन सा बच्चा था जिसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन मेरे आते ही हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने सफाई का काम मुकम्मल किया और खामोशी से अपनी बच्ची को लेकर घर वापस आ गई थी। मुझे ताज्जुब भी हुआ कि रिदा उनके घर इतनी खामोशी से कैसे सोती रही। वो तो हर थोड़ी देर बाद जागकर मुझे अपने पास ना पाकर रोने लग जाया करती थी। बचपन से अब तक उसने अपने गेट बस मुझे और फराह को ही देखा था। अगर किसी अनजान की गोद में जाती तो बेचैन होकर रोती थी, मगर आज हैरत अंगेज तौर पर वहाँ पूरा दिन वो अकेली सोती रही थी। ये बात मुझे कुछ खटक रही थी। घर आई तो रिदा को बिस्तर पर लिटाया,
मगर जो ही नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो परेशान हो गई, क्योंकि वो सुर्ख अंगारा हो चुका था। वो बुखार की हिद्दत से तप रही थी। मैंने उसको दवाई भी दी, मगर उसका बुखार सारी रात ना उतरा। उसकी बिगड़ती तबीयत की वजह से मैं उस पर मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक रही थी, क्योंकि मुझे शक था कि कहीं रिदा किसी अनदेखी मखलूक को देखकर डर न गई हो। आयतुल कुर्सी का असर था कि फजर के करीब जाकर उसका बुखार कुछ कम हुआ, तो मैं भी सुख का सांस लेती काम पर गई और आज फरा को उसका खास ख्याल रखने का भी कहा। हवेली में आज मेम साहब अपने कमरे में ही थी। मैंने काम खत्म कर लिया तो मेम साहब के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन था और मुझे अपनी तनख्वाह लेनी थी। मगर जब दिन ढलने तक वो अपने कमरे से ना निकली तो मैंने दिल कड़ा करके उनके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज ना आई। मैंने एहतियात के तौर पर अंदर झांकने के लिए दरवाजा खोला, मगर अपने पीछे करख्त आवाज सुनकर झटके से मुड़ी। सामने ही मेम साहब खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। वो मुझे अपने कमरे के अंदर जाता देखकर पूछने लगी कि तू मेरे कमरे में क्यों जा रही थी? मैंने जब तुझे अच्छे से कहा था कि तू पूरी हवेली की सफाई करेगी मगर मेरे कमरे में कदम भी नहीं रखेगी। मैंने उनसे डरते हुए कहा कि मेम साहब, मैं अपनी तनख्वाह लेने आई थी, मगर आप जवाब नहीं दे रही थी तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन है। घर में राशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, खाने को एक तिनका नहीं बचा। मैं उनको ये सब बताते हुए कांप रही थी। मुझे यही खौफ था कि कहीं वो गुस्से में आकर मुझे नौकरी से ना निकाल दें, और साथ ही साथ अपनी उस महीने की तनख्वाह जाने का डर भी था। लेकिन उन्होंने जब मुझे कुछ देर बाद महीने के पैसे दिए तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती जल्दी से घर के लिए निकली। आज वापसी पर मुझे बहुत देर हो गई थी। ये इलाका जंगलात के करीब था, इसलिए उधर जल्द ही अंधेरा छाने लगा था। मेरे माथे पर पसीने के कतरे नुमायां हो गए, क्योंकि सारा रास्ता मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं जब भी मुड़कर देखती तो कोई मौजूद ना होता था, लेकिन कोई तो था जिसकी आहट मेरे ताक़ुब में थी। अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंची तो फरा से रिदा के बारे में पूछा। उसने कहा कि वो तो सुबह से सो रही थी। ये बात मेरे लिए तशवीश का बायस थी। मैंने उसको दूध पिलाने की कोशिश की तो उसने पीने के बजाय रोना शुरू कर दिया था। ये काम वो तभी करती थी जब उसका पेट भरा होता था। मैं यही समझी कि फरा ने उसको फीडर का दूध दिया होगा। इसके बाद सर झटक कर सोने लेट गई, क्योंकि सारा दिन काम कर करके मेरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मेरे साथ रिदा सो रही थी, जबकि फरा दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। आज न जाने क्यों मेरे जिस्म में थकावट की वजह से दर्द हो रहा था। मैं आंखें बंद किए लेटी हुई थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी टांगें दबा रहा हो। मैं नींद में थी, मगर किसी का लम्स महसूस हो रहा था। पहले तो उसको मैं अपना वहम समझी, मगर जब अपने जिस्म से दर्द गायब होता महसूस किया तो एक झटके से आंख खोली। सामने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मेरा नाम आयशा है। मैं एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी। मेरे अब्बा एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे, जिसकी तनख्वाह से हमारा गुजारा अच्छा चल रहा था। मेरा एक बड़ा भाई था। सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं काफ़ी मिन्नतों मुरादों के बाद इस दुनिया में आई थी। मेरे अब्बा को हमेशा से एक बेटी की ख्वाहिश थी। मेरे बड़े भाई की पैदाइश के 10 साल बाद जब मैं पैदा हुई तो हर किसी ने मुझे हथेली का छाला बनाकर रख लिया था। घर पर मुझे कोई काम न करने दिया जाता। अब्बा मेरी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर रखते थे। कभी मेरी किसी जिद पर मुझे ना डांटते। इसके बरक्स मेरे भाई पर वो काफ़ी सख्ती करते थे, जिसकी वजह से वो मुझसे काफ़ी खिंचा खिंचा रहता था। मैं जब छोटी थी तो इस बात को समझ ना सकती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसका रवैया मेरे साथ मज़ीद बुरा होता गया। वो अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में मुझे बहुत डांटा करता था। वो मुझे यही कहता कि तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में प्यार नहीं मिलता, हर किसी को बस तुम्हारा ख्याल होता है। ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी होती, क्योंकि मैं तो सबसे बहुत प्यार करती थी। अपने इकलौते भाई का ऐसा सख्त रवैया मेरी आंखों में आंसू ले आता। फिर वक्त गुजरता गया। अब्बा ने मेरा दाखिला गांव के एक सरकारी कॉलेज में करवा दिया। मेरा भाई तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई के सख्त खिलाफ था, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं समझा जाता था। मगर अब्बा ने मेरी ख्वाहिश के हाथों भाई की एक ना सुनी। कॉलेज जाने के बाद मेरी मुलाकात रास्ते में ही एक अदील नामी लड़के से हुई। मैं पहली मुलाकात में ही उस पर दिल हार बैठी थी। उसने मुझसे शादी का कहा तो मैं घबरा गई थी। अब्बा से इस बारे में बात करने की हिम्मत ना हुई, मगर जब अदील ने मुझे खुद को जान से मारने की धमकी दी
تو آخرکار میں نے ابا کو اس کے بارے میں بتایا۔ ابا تو کسی لڑکے کا نام میرے منہ سے سن کر ہی آگ بگولا ہو گئے تھے۔ میرے بھائی نے تو مجھے طیش میں آتے تھپڑ مار دیا تھا۔ اس کو تو جیسے موقع مل گیا تھا اپنا غصہ میرے اوپر اتارنے کا۔ میں نے ابا سے روتے ہوئے کہا کہ عدیل مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر ابا نے ایک نہ سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا، ایک آوارہ انسان ہے۔ میں اپنی شہزادی بیٹی کو کیسے ایک لوفر کے ساتھ بیاہ سکتا ہوں؟ مگر میرے اوپر تو جیسے ایک جنون سوار تھا کہ کسی بھی صورت عدیل سے ہی شادی کروں گی۔ محبت نے مجھے اندھا کر کے رکھ دیا تھا۔ ابا نے سختی سے میرا گھر سے باہر نکلنا منع کر دیا تھا۔ بھائی کی باتوں میں آ کر انہوں نے میرا کالج جانا بند کروا دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا ضرور اس کالج جانے کی وجہ سے ہی ان کی معصوم بیٹی کا دماغ خراب ہوا تھا۔ میں ساری رات روتی رہتی اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ رات کے اندھیرے میں اپنا کچھ سامان ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال کر گھر سے بھاگ گئی۔ باہر عدیل کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں اسی رات اس گاؤں سے بھاگ گئے اور دوسرے گاؤں میں شادی کر لی۔ مگر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ اپنے لاڈلے باپ کے گھر کی دہلیز پار کر کے میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ عدیل ایک نمبر کا آوارہ آدمی تھا۔ وہ ساری رات باہر نشے کرتا اور راتوں کو آ کر مجھے پیٹتا تھا۔ اس کو انسان کہنا بالکل غلط تھا، کیونکہ وہ ایک نفسیاتی تھا۔ آج تک وہ کوئی کام نہ کرتا تھا، بس اپنے جیسے بدماش لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جوئے کھیلتا۔ میں اپنے اماں ابا کو یاد کر کر کے خون کے آنسو روتی تھی۔ کاش میں نے ایسے گھر سے بھاگ کر اپنے باپ کے منہ پر کالک نہ ملی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں کچھ عرصے بعد ہی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ عدیل کو کہتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ تو وہ مجھ پر چلاتا کہ میں بہانے بنا رہی ہوں۔ پھر جب فرا کی پیدائش ہوئی تو وہ مزید غصے میں رہنے لگا اور مجھے تانے دیتا کہ میں نے اس کو بیٹا پیدا کر کے نہیں دیا۔ میں اس کو ہر دفعہ کہتی کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ میں ہر نماز میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگتی کہ شاید میری سختی معاف ہو جائے اور میں کسی طرح دوبارہ سے اپنے ابا کے گھر چلی جاؤں۔ عدیل تو گھر پر مجھے ایک پائی بھی نہیں دیتا تھا اور نہ کوئی کھانے کے لیے راشن لاتا۔ میں اور میری بیٹی فرا کئی دن بھوکے رہ کر گزارا کرتے۔ وہاں قریب ہی ایک مزار تھا جہاں ہر جمعے کے دن نیاز بانٹی جاتی تھی۔ میں وہاں جا کر چاول لے آتی جو کہ ہم ماں بیٹی 2-3 دن تک کھاتے۔ پھر کچھ وقت بعد عدیل ہر رات انتہائی طیش میں آتا اور مجھے جانوروں کی طرح مارتا۔ میں اس سے پوچھتی کہ آخر ایسا کیا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے جو تم مجھے اس طرح سے مارے جا رہے ہو؟ شادی سے پہلے تو تم نے مجھ سے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ ہمیشہ تمہیں اپنی رانی بنا کر رکھوں گا، کبھی ایک چھوٹی سوئی جتنی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اب تم کیوں مجھے ایسے مارتے ہو؟ وہ میری بات سن کر تنزیہ مسکراتا اور کہنے لگتا کہ گھٹیا عورت، مجھے لگا تھا تو اپنے باپ کے گھر سے بھاگتے وقت بہت سارا پیسہ اور زیورات لے کر آئے گی، مگر تو ایک پائی نہ لائی اپنے ساتھ، خالی ہاتھ پیر اٹھا کر چلی آئی۔ میں کیا تیرا اچار ڈالوں گا؟ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اس کا مطلب ابا ٹھیک کہتے تھے کہ یہ آدمی ایک نمبر کا عیاش اور آوارہ ہے۔ میں کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہوں گی۔ لیکن میری آنکھوں پر تو اس 2 دن کی محبت نے ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ اپنے جان سے پیارے ابا کی کسی بات کو سننے کو راضی ہی نہ تھی میں۔ یہ جہنم میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے خریدی تھی، اس لیے بھگتنا بھی مجھے ہی تھا۔ ایک رات میں فرا کے ساتھ باہر صحن میں ہی چارپائی پر سو رہی تھی کہ عدیل نشے میں دھت گھر آیا اور آتے ہی مجھے کہنے لگا کہ آج میں تجھے جوئے میں ہار آیا ہوں، اب تجھے میرے دوست کو خوش کرنا ہوگا۔ جب تک وہ نہیں چاہے گا تو اس کے پاس اس کے گھر ہی رہے گی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اتنی غلیظ بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی سرک گئی تھی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، اپنی گھر والی کے لیے کیسے تم ایسے بول سکتے ہو؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے مجھے ایک زناٹے دار تھپڑ مارا اور کہنے لگا، چل چل، اتنی تو نیک پروین ہوتی تو میرے ساتھ اپنے باپ بھائی کو دھوکہ دے کر نکلتی ہی نہ۔ تو بچپن سے ہی بد چلن تھی، اسی وجہ سے تجھے میرے جیسے آدمی کے ساتھ بھاگنے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا، ورنہ مجھے تو پورا محلہ جانتا تھا کہ میں کیسا انسان ہوں، مگر تو ہی مری جا رہی تھی میرے ساتھ جانے کے لیے۔ اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ میں اس کو انکار کرنے لگی کہ میں کسی صورت عدیل کے دوست کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مگر اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر گھسیٹا۔
मैं रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर मेरी किसी फरियाद पर उसने कान भी न धरा। फराह ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा हुआ था। अदील ने उसको रोकने की जरा कोशिश न की। मैं रोती चिल्लाती रही, मगर अदील का वो अय्याश दोस्त मुझे अपने साथ किसी झोंपड़ी नुमा घर में ले आया था। उसकी शक्ल से ही गलाजत टपक रही थी। मैंने उसको भी अल्लाह का वास्ता दिया कि वो मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, मगर उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ हविस ही हविस थी। वो एक जानिब थूकता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मुझे धक्का देकर वहीं जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो मेरे करीब आया, मैंने खौफ से इधर उधर देखा और पास पड़ा एक पुराना लोहे का गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो दर्द से कराहता पीछे की जानिब गिरा। खून उसके सर से बहने लगा था। इतना सारा खून देखकर फराह भी रोने लगी। मैंने फुर्ती से उसको अपने साथ लिया और वहां से उस झोंपड़ी से भागी। मेरे पास ये आखिरी मौका था उस जगह से भागने का। मैंने उस आदमी के उठने से पहले यहाँ से फरार होना था। मैं नंगे पैर भागती जा रही थी। मेरा रुख अपने गांव, अपने अब्बा के घर की तरफ था। मुझे समझ आ गई थी कि अपने वालिदैन का घर छोड़कर मैंने कितनी बड़ी गलती कर डाली थी। भागते हुए मेरा सांस बुरी तरह फूल चुका था। आखिरकार 2 घंटे चलते रहने के बाद जब मैंने आधी रात को अब्बा के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मुझे अपने सामने इतने सालों बाद देखकर वो गुस्से से पागल हो गया और मुझे मारने लगा। नीच लड़की, हमारे मुंह पर कालक मलकर अब तू यहाँ क्या लेने आई है? चली जा वहीं अपने उस आशिक के पास जिसके साथ तू आधी रात को भागी थी। मैं अपने भाई के पैर पड़ती गई कि मुझे एक मर्तबा अब्बा से मिलने दे। मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा। मगर उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे ऊपर सातों आसमान टूट पड़े। जब भाई ने कहा, घटिया लड़की, जिस रात तू उस आवारा लड़के के साथ भागी थी, अब्बा को अगले दिन ही सदमे से दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चले गए थे। सिर्फ तेरी वजह से मेरे और अम्मा के सर पर से अब्बा का साया उठा था। मैं तुझे इस घर में कदम रखने भी नहीं दूंगा। उन्होंने इस घर में सबसे ज्यादा प्यार तुझसे किया था। अपने बेटे को भी उन्होंने तेरे आगे कोई अहमियत न दी और तूने उनके एतबार की धज्जियां उड़ा दी। जलील लड़की, अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। चल दफा हो जा यहाँ से, और दोबारा इस गांव में मुझे नजर आई तो तेरी जान मैं अपने हाथों से लूंगा, समझी? अपने भाई के मुंह से ये दर्दनाक इंकशाफ सुनकर तो मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई थी। ये हकीकत मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी कि अब्बा की जान मेरी वजह से गई थी। मैं वहां से उठ गई क्योंकि 8 गेट से गुजरते लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। जो कोई मुझे जानता था वो यही कहता कि ये वही बदजात लड़की है जो रात की तारीकी में अपने आशिक के साथ भागी थी। कोई मुझे कातिल कहता तो कोई बदचलन। कितने लड़के तो मुझे गंदी नजरों से देखने लगे थे। एक बेसहारा औरत को दुनिया वाले नोचने को तैयार बैठे होते हैं। वो एक अकेली औरत को अपना माल समझकर देखते हैं। मैं जल्दी से अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर वहां से भागी। काफी आगे चलकर मैं एक ऐसे इलाके में आ गई थी जहां पर बहुत सारे घर थे। वो सब घर बहुत ही पुराने और बोसीदा थे। मैं थक हार कर एक थड़े पर बैठ गई। फराह को मैंने अपनी आगोश में छुपाया हुआ था। मेरी तबीयत भी अब काफी खराब हो रही थी। सर चकराने की वजह से मजीद एक कदम चला नहीं जा रहा था। मुझे फराह की फिक्र खाई जा रही थी। 4 दिनों से हम दोनों भूखे थे। मेरे पास तो एक धेला भी नहीं था जिससे मैं खाने के लिए कुछ खरीद सकती। फिर भी हिम्मत करती उठी और खाने की तलाश में यहाँ वहां देखा। अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया और मैं होश खोती जमीन पर गिर गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो खुद को एक घर में पाया। ये एक दरमियाने साइज का घर था। मैं खौफ से एकदम उठ बैठी कि ये मैं कहाँ आ गई थी। कहीं कोई मुझे अगवा करके तो यहाँ नहीं लाया। मुझे अच्छे से याद पड़ता था कि मैं थकावट की वजह से सड़क किनारे ही बेहोश हो गई थी। फिर कौन इतना मेहरबान हो गया कि मुझे उठाकर अपने घर ले आया। मैंने उठकर वहां से निकलना चाहा कि एकदम कोई बूढ़ी औरत हाथ में खाने का ट्रे लेकर आई। वो मुझे उठते देखकर कहने लगी कि अरे बेटी, लेटी रहो। ऐसी हालत में ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने उस औरत को मुस्कुराते देखकर पूछा कि आप कौन हैं और मुझे यहाँ पर क्यों लाई हैं। अब तक इतने धोखे खा चुकी थी कि किसी पर कोई एतबार नहीं कर सकती थी। अगर ये औरत भी कोई फ्रॉड हुई तो मैं कैसे खुद को बचाऊंगी।
उस औरत ने मुझे डरते देखकर कहा कि घबराओ नहीं मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें सड़क पर बेहोश देखा तो यहाँ अपने घर ले आई। तुम वहाँ अकेली थी, मैं कैसे तुम्हें वहीं पड़े रहने देती। मैंने उस औरत की आंखों में अपने लिए हमदर्दी देखी तो कुछ देर खामोश हो गई, मगर फिर जब उस औरत की पहली बात याद आई तो एकदम पूछा कि मुझे क्या हुआ था, आप कौन सी हालत की बात कर रही थी। वो कहने लगी कि मैं उम्मीद से थी। मैं फटी आंखों से उस औरत की बात सुने गई। मेरे पास तो अपना और फरा का पेट पालने को फूटी कौड़ी न थी, अब एक और नन्ही जान को कैसे पालूंगी। मैं अपनी किस्मत पर बेआवाज आंसू बहाने लगी। अगर इस मर्तबा भी बेटी हुई तो कैसे दो दो बच्चियों की हिफाजत करूंगी। वो औरत मुझे ऐसे परेशान देखकर कहने लगी कि बेटी फिक्र ना करो, तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। मैं अभी कई सालों से इस घर में अकेली ही रह रही हूँ। अच्छा है, तुम्हारे और उन बच्चों के साथ इस सूने घर में कुछ रौनक लग जाएगी। मैं उस औरत की बात सुनकर राजी हो गई, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ना था। यह जमाना तो मुझे और मेरी बच्ची को रोने के लिए तैयार बैठा था। फिर कुछ अरसे बाद मैंने एक बहुत ही खूबसूरत और फूलों जैसी बेटी को जन्म दिया। मैंने उसका नाम रिदा रखा था। रिदा बचपन से ही बेतहाशा हसीन थी। उसकी नीली आंखें और सुनहरी बाल बहुत ही खूबसूरत थे। रिदा की पैदाइश के फौरन बाद ही उस बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी। वो कई दिनों से सांस के मर्ज में मुब्तला थी। उसके जाने के बाद मेरे सर पर छत तो थी, मगर खाने को एक ढेला नहीं था। पहले तो वो बूढ़ी औरत हाथ से सिलाई कढ़ाई करके लोगों के कपड़े सीती थी। अब मुझे हर सूरत घर से बाहर निकलकर कोई काम ढूंढना था। मेरी साथ वाली हमसाई औरत से बातचीत हुई थी। मैंने उससे कह रखा था कि अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। कुछ ही दिनों तक उस औरत ने मुझे उस इलाके से दूर एक हवेली का बताया। वहां पर उनको किसी काम वाली की जरूरत थी। मैं इतना दूर एक सुनसान इलाके में जाने से घबरा रही थी। वो जगह काले घने जंगलात के पास थी। उन जंगलात के बारे में ये बातें मशहूर थी कि वहां कुछ पुरस्कार मखलूक मौजूद है। मैं वहां किसी सूरत न मानती अगर अपनी दोनों बच्चियों की जान जाने का खौफ ना होता। इसीलिए मैंने वो नौकरी करने की हामी भर ली थी। जिस दिन वहां पर गई तो फरा को रिदा का खास ख्याल रखने की ताकीद कर गई थी। हवेली जाकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हर चीज स्याह रंग की थी। बाहर चौकीदार का लिबास भी उसी रंग का था। जब मैंने मेम साहब को देखा तो मुझे उनसे बेतहाशा खौफ आया, क्योंकि वो एक काले रंग का लंबा सा गाउन पहने हुए थी। उन्होंने आंखों में भी सुरमा लगा रखा था और बाल भी खुले हुए थे। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। मैंने उनसे पूछा कि मेम साहब आप मुझे बता दें कि क्या क्या काम करना है, मैं जल्दी से सब कर लूंगी। उसने मुझे कहा कि सारे घर को तुझे शीशे की तरह रोजाना चमकाना होगा। अगर मुझे जरा भी धूल मिट्टी या फिर गंदगी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने इस बात में सर हिलाया। मेम साहब ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं गलती से भी उनके कमरे में कदम न रखूं, वरना वो मेरा ऐसा बुरा हाल करेगी कि दुनिया कांप उठेगी। मैं उनकी धमकी से बहुत डर चुकी थी। फिर वो दिन और आज का दिन मैंने बस अपने काम से काम रखा था, मगर मुझे मेम साहब की हरकतें काफी मशकूक लगती थी। वो हर वक्त अपने कमरे में बंद होकर न जाने ऐसा कौन सा जरूरी काम करती थी। घर में से बस चौकीदार ही उनके कमरे में जाता था, वो भी उनका एक बहुत खास मुलाजिम था। मुझे मेम साहब और चौकीदार की स्याह आंखों से खौफ आता था। एक दिन मैं स्टोर रूम की सफाई कर रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं यही समझी कि शायद मेम साहब बुला रही थी। मैं भागती हुई बाहर गई, लेकिन वो तो अपने कमरे में बंद थी। फिर कौन था जिसने मुझे बुलाया था? उसके बाद से ये सब रोजाना होने लगा। मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे मुसलसल मदद के लिए बुलाता है। ये आवाज मुझे स्टोर रूम से ही आती थी, लेकिन हैरत थी कि वहां तो बस कबाड़ पड़ा हुआ था। उधर कोई इंसान मुझे ढूंढने से भी ना मिला था। मैं बेतहाशा परेशान हो गई थी और खौफजदा रहने लगी, मगर फिर भी मजबूरी थी। इस वजह से ये नौकरी किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकती थी। कुछ दिन बाद फरा को अपनी किसी सहेली के पास जाना था, जिसकी वजह से वो रिदा का ख्याल नहीं रख सकती थी। मैं किसी सूरत अपनी शीरखार बच्ची को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसको अपने साथ हवेली ले आई। मगर जब से मैं रिदा को उस हवेली ले गई थी, वो अक्सर रात के वक्त बीमार हो जाती थी। उसको शदीद बुखार हो जाता, जो कि सुबह तक रहता। मैं उसको डॉक्टर को भी दिखा चुकी थी,
मगर सुबह होते ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। मेम साहब ने आजकल मुझसे बहुत सख्ती वाला रवैया रखा हुआ था। वो मुझसे जानवरों की तरह काम लेती थी। एक पल के लिए भी मुझे आराम से बैठने नहीं देती थी। मैं शाम होने तक काम करती रहती। जब घर पहुंचती तो फरा रिदा को लेकर बैठी होती। उसका यही गिला होता कि अम्मा, ये रिदा को तू अपने साथ ले जाया कर, मेरे से ये नहीं संभाली जाती। मुझे घर की सफाई करनी होती है, खाना बनाना होता है। मैं चारों नाचार मान गई। रिदा ने रो रो कर अपना हाल खराब कर लिया था। चंद ही दिनों में वो कुमला कर रह गई थी। फिर अपनी बच्ची को दूध पिलाकर सुलाने के बाद मैं खुद भी सोने लेट गई। जिस्म दर्द से टूट रहा था। आंखें बंद हुईं तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैर दबा रहा था। मेरे अंदर से सारा दर्द गायब होता गया। पहले तो उस लम्स को अपना वहम समझी, मगर फिर जब जिस्म से दर्द गायब हुआ तो मेरी आंखें झट से खुली। हर तरफ देखा तो कमरे में सिर्फ रिदा आंखें खोलकर लेटी हुई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे पहले तो लगा कि शायद फरा कमरे में थी। मैं भागकर साथ कमरे में भी देख आई थी, मगर वो गहरी नींद सो रही थी। एक रिदा ही जाग रही थी। भला एक शीरखार बच्ची कैसे मेरे पैर दबा सकती थी। मैं सर झटक कर दोबारा सोने लेट गई। फिर अगले दिन से मैं रिदा को अपने साथ हवेली लेकर जाने लगी थी। मैंने उसको स्टोर रूम में एक पुराने पलंग पर लेटा दिया था ताकि किसी की उस पर नजर ना पड़े और उसके रोने से मेम साहब गुस्सा ना हो। मेम साहब वैसे भी आजकल कोई खास तैयारियों में लगी हुई थी। पूरी हवेली में स्याह रंग के पर्दे लगाए गए थे। वो चौकीदार रोजाना कुछ अपने साथ लेकर आता था। मैंने बहुत दफा देखने की कोशिश की, मगर उसने मुझे डांट कर घुरक दिया था कि अपने काम से काम रख लड़की, खबरदार जो हमारे किसी मामले में तांका झांकी करने की कोशिश की। मैंने उसके बाद जाते वक्त स्टोर रूम का रुख किया ताकि अपनी बच्ची को ले जा सकूं, मगर स्टोर रूम के बाहर ही एकदम से किसी के बातें करने की आवाज आने लगी। मुझे ये आवाज किसी बच्ची की लगी। यूं लग रहा था जैसे रिदा किसी के साथ बात कर रही थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर समझ ना पाई, क्योंकि वो बच्ची किसी दूसरी जबान में बात कर रही थी जो कि मुझे समझ ना आ रही थी। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, मगर सामने ही पलंग पर रिदा सो रही थी। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। कुछ तो उस हवेली में पुरस्कार सा था जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अपनी बच्ची को लिया और घर आ गई। रात के वक्त मैं सो रही थी कि मुझे नींद में किसी की आवाज आई। पहले तो मैंने अपना ख्याल समझा, मगर जब आवाज तेज होती गई तो जल्दी से उठी। अपने साथ बिस्तर पर देखा तो रिदा गायब थी। मैं खौफ से सफेद पड़ गई कि मेरी छोटी सी बच्ची कहाँ चली गई। मैंने फरा के पास देखा, मगर वो भी सो रही थी। फिर जब नीचे गई तो आंखों ने एक हैरत अंगेज नजारा देखा। सामने ही रिदा अपने पैरों पर खड़ी चल रही थी और अपने मुंह से कुछ बोल भी रही थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं लट्ठे की मानंद चेहरा लिए खड़ी ये खौफनाक मंजर देख रही थी कि भला एक शीरखार बच्ची कैसे अपने पैरों पर चल सकती थी। इस उम्र के बच्चे तो खुद से बैठ भी नहीं सकते, जबकि रिदा तो किसी पुरस्कार जबान में बातें भी करने लगी थी। अम्मा, तू इतनी रात को यहाँ खड़ी क्या कर रही है? जा जाकर सो जा, फिर कल काम पर भी जाना है तूने। अपनी बेटी फरा की आवाज सुनकर मैंने उसको भी रिदा की तरफ इशारा करके कहा कि वो देख फरा, मगर सामने रिदा को सहन की चारपाई पर लेटा देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो तो फिर से लेटी सो रही थी। ये सब आखिर क्या हो रहा था? मुझे अब सही मानों में खौफ महसूस हुआ। जरूर मेरी मासूम बच्ची पर किसी आसेब का साया था, वरना एक मामूली इंसान होते हुए कैसे वो इतनी छोटी उम्र में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। और तो और वो बातें भी कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि उसको किसी आमिल के पास लेकर जाऊंगी। अगले दिन मैंने सारा काम काफी फुर्ती से खत्म किया ताकि जल्दी घर जा सकूं। मैंने रिदा को आमिल के पास भी लेकर जाना था। काम होते ही मैं वापस जाने लगी थी कि मेम साहब के कमरे के बाहर मुझे उनकी अजीब सी आवाजें आने लगी। मैं वहां से जाना चाहती थी, लेकिन आजकल मेरे साथ जो पुरस्कार वाकयात हो रहे थे उसकी वजह से मैं मजबूरन वहीं खड़ी होकर बातें सुनने लगी। अंदर से मेम साहब किसी पर चिल्ला रही थी कि तू अब तक मेरे लिए वो जिनजादे की अंगूठी ढूंढकर नहीं ला सका। मैंने तुझे कहा था कि वो अंगूठी मुझे अमावस की रात से पहले हर कीमत पर चाहिए। उसके लिए मैंने इतने साल इंतजार किया है। अब अगर ये रात बीत गई
तो वो जिन्नात का सरदार उस कैद से रिहा हो जाएगा। मैंने इतने सालों तक तुझे इस काम की मुंह मांगी रकम दी है, अब अगर तूने मेरी मदद ना की तो तुझे जलाकर भस्म कर दूंगी। मेम साहब की आवाज़ इस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। न जाने वो कौन सी अंगूठी ढूंढ रही थी, और ये जिनजादा कौन था? इसका मतलब कि उसने किसी जिनजात को कैद कर रखा था। मेरे जहन में झमाका हुआ कि स्टोर रूम में मुझे किसी की आवाज़ आती थी। वो जो कोई भी था मुझे मदद के लिए ही बुलाता था। कहीं वो आवाज़ उसी जिनजात की तो नहीं थी? मैं तो अपनी बच्ची को उसी जगह पर लिटाकर काम करती थी। वो आजकल वहाँ पर किसी से बातें भी कर रही होती है। मैं जल्दी से वहाँ गई और रिदा को लेकर घर आ गई थी। 1 हफ्ते बाद अमावस की रात थी। मेम साहब मुझे कोई आम औरत ना लगी, बल्कि कोई जादूगरनी लगी जिसने अपने जादुई अमल से एक जिन्नात के सरदार को कैद कर रखा था। मगर उस जिनजादे की इतनी ताकत थी कि वो उसको अब तक मार ना सकी थी। उसके लिए उसे उस ताकतवर अंगूठी की ज़रूरत होगी। मैंने रिदा पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दी, जिसके बाद वो पुरसुकून होकर सारी रात सोई। अगले दिन मैं नीचे सहन की सफाई करके स्टोर रूम में गई और उसका चप्पा चप्पा छान मारा। मैं वहां पर वो अंगूठी ढूंढना चाह रही थी, लेकिन वो कहीं ना थी। मायूस होकर मैं बाहर जाने लगी कि मेरी नज़र ज़मीन पर एक तख्ते पर पड़ी। उसके ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने देखा तो ऐसा लगा जैसे यहाँ से कोई राहदारी निकलती हो, मगर उस जगह को मुकम्मल तरीके से बंद कर रखा था। मैंने बहुत कोशिश की उस ताले को तोड़ने की, लेकिन वो जंग आलूद हो चुका था, ऐसे जैसे काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। मैंने कुछ भी करके उसकी चाबी ढूंढनी थी। अगर ये काम मेम साहब का था तो उसकी चाबी भी उनके कब्जे में ही होगी। मैं नीचे आई तो वो सहन में ही चौकीदार को किसी काम का कह रही थी। मैं दीवार के पीछे छुपकर सुनने लगी तो वो उस चौकीदार को कह रही थी कि आज मैं खुद तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगी और वो अंगूठी तलाश करूंगी। तुम पर भरोसा करती रही तो अमावस की रात गुजर जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। अगर वो जिन्नात का सरदार उस कैद से आज़ाद हुआ तो उसने अपनी ताकत से सब कुछ तबाह कर देना है। मेरा इतने सालों का अमल ज़ाया जाएगा। मुझे वो बिल्कुल पागल लगी थी। वो उन भयानक पुरस्कार ताकतों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने जब उन दोनों को वहाँ हवेली से निकलते देखा तो अच्छी तरह तसल्ली करके मेम साहब के कमरे में गई। वहाँ का माहौल देखकर मुझे उस औरत से कराहत महसूस हुई। हर तरफ खून की बदबू फैली हुई थी। कमरे के बीच में लकड़ियों का ढेर था। इर्द गिर्द मरे हुए जानवरों के सर पड़े थे। वो कमरे में हर वक्त कोई काले अमल करती रहती थी, जिसकी वजह से उसके कमरे का हाल इतना खौफनाक था। मैंने जी कड़ा किया और जल्दी से कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। मुझे हर सूरत मेम साहब के आने से पहले उस ताले की चाबी ढूंढनी थी। अगर उन्होंने मुझे यूं अपने कमरे में दंदनाते देखा तो मेरी चमड़ी उधेड़ कर रख देती। मैंने सारा कमरा छान मारा था, मगर वहां पर कोई चाबी न थी। इसलिए वापस आने लगी थी कि अचानक बिस्तर के पीछे देखा। वहां पर एक स्याह रंग की कोई चीज पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से देखा तो वो एक चाबी थी। मैंने शुक्र अदा किया और जल्दी से बाहर आई। मेरा रुख अब स्टोर रूम की तरफ था ताकि उस ताले को खोल सकूं। वहां पर गई और जल्दी से वो ताला खोल कर देखा। उस तख्ते के नीचे एक तहखाना बनाया गया था। मैं अल्लाह का नाम लेकर वहां गई तो हर तरफ खूब अंधेरा था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो किसी का नामो निशान तक ना था। मुझे अफसोस हुआ कि जिस चाबी को तलाश करने के लिए इतनी परेशान थी, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। मैं उस तहखाने के सन्नाटे से घबराकर जाने के लिए पलटी ही थी कि अपने ऐन सामने एक लंबे चौड़े आदमी को हाथ में मशल पकड़े देखा। वो आदमी किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। उसकी रंगत इंतहाई सफ़ेद थी और आंखें सुनहरी। मैंने उस आदमी से डरते हुए पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मेरा नाम कमाल है और मैं एक जिनजाद हूँ जिसको सालों से उस जादूगरनी ने यहाँ इस तहखाने में कैद कर रखा है। मैंने उस जिनजाद से कहा कि आप अब बाहर जा सकते हैं, मैंने ताला खोल दिया है। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा कि उस जादूगरनी ने उस तहखाने के गिर्द एक जादुई हिसार बनाया हुआ है। मैंने अगर यहाँ से कदम भी बाहर निकाला तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। ये बात सुनकर मैंने कहा कि फिर आखिर कैसे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? वो कहने लगा कि इसके लिए आपको किसी आमिल की मदद लेनी होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया और वहाँ पर फिर से ताला लगाकर घर आ गई। मैंने अगले दिन काम ख़त्म किया
اور علاقے کی مسجد چلی گئی۔ وہاں پر ایک بہت پرانے عامل تھے۔ سب لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے اور وہ کلام پاک کی مدد سے ان کو حل کرتے۔ جب کبھی کسی پر آصیب کا سایہ ہوتا تھا تو لوگ ان کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ میں ردا کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئی اور اس جن ذات کا سارا واقعہ ان کو بتایا۔ وہ یہ سن کر کافی پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے کچھ سبق پڑھ کر ایک تعویذ بنایا اور ردا کے گلے میں ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ردا کو یہ پراسرار طاقتیں اس جنات کے سردار نے دی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ اپنی زبان میں باتیں کرتا تھا۔ تم گھبراؤ مت، تمہاری بچی کو اس جن ذات سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ عامل کی یہ بات سن کر میں پرسکون ہوئی، کیونکہ مجھے یہی ڈر تھا کہ میری پھولوں جیسی بچی پر کسی کا بھیانک سایہ نہ ہو۔ اس عامل نے کہا تھا کہ وہ یہ عمل کرے گا، لیکن اس کے لیے اس جادوگرنی کو کسی طرح سے بے ہوش کرنا ہوگا۔ اگر وہ جاگ رہی ہوئی تو اس کو اسی وقت اس کے کالے چیلے بتا دیں گے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے عامل کی بات سنی تو اس کو کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میم صاحب بے ہوش ہو جائیں؟ وہ تو ہر وقت اپنے کمرے میں ہوتی ہیں، صرف کھانے کے لیے باہر آتی ہیں۔ میں چوکیدار کے ہوتے ہوئے کیسے اس ظالم مکار عورت کو بے ہوش کروں؟ اس عامل نے مجھے ایک شیشی دی اور کہا کہ اس کو اس جادوگرنی اور چوکیدار کے کھانے میں ملا دوں۔ میں نے وہ شیشی لی اور گھر آ گئی۔ پھر میں نے عامل کے کہنے کے مطابق کھانے میں وہ دوائی ملا دی تھی۔ جب وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تو میں عامل کو حویلی لے کر آئی۔ اس نے تہخانے میں بیٹھ کر ساری رات عمل کیا اور اس جادوئی حصار کو ختم کر ڈالا۔ یہ حصار ختم ہوا تو وہ جنزاد باہر آ سکتا تھا، مگر اس کو اماوس کی رات تک انتظار کرنا تھا۔ اس رات وہ بھی ایک بھیانک عمل کر کے اس جادوگرنی کو ختم کرنے کا سوچ چکا تھا، مگر تب تک اس جادوگرنی سے یہ راز چھپا کر رکھنا تھا کہ جنزاد آزاد ہو چکا تھا۔ وہ جنزاد وہیں تہخانے میں بیٹھ کر کچھ منتر پڑھنے لگا تھا۔ یہ منتر وہ اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ اس جادوگرنی کے شیطانی چیلے خود بخود ختم ہوتے جائیں۔ میں نے اگلے دن غور کیا تو میم صاحب تیش کے مارے پاگل ہوئی تھی۔ وہ چوکیدار کو یہی کہہ رہی تھی کہ ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے میرے شیطانی چیلے مر رہے ہیں؟ کہیں یہ سب تیری وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ بتا مجھے، اگر تو نے میرے ساتھ غداری کرنے کا سوچا بھی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ وہ چوکیدار یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگا تھا کہ آپ مجھ سے قسم لے لیں، میں آپ سے غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میم صاحب۔ مگر وہ جادوگرنی اس کو ایک ٹھوکر مارتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ چوکیدار میم صاحب کے جانے کے بعد مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں اس کو مجھ پر شک تو نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ اگر اس کو بھنک بھی لگ گئی تو بہت مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں پھر جلدی سے کام ختم کرتی گھر کے لیے نکلی۔ میں سیدھا اس عامل کے پاس گئی تاکہ بتا سکوں کہ اس چوکیدار کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ وہ عامل کہنے لگا کہ فکر نہ کرو بیٹی، بس ایک دن باقی ہے، پھر اس کے بعد اس جادوگرنی اور چوکیدار کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ مجھے پیچھے سے اس چوکیدار کی مکروہ آواز سنائی دی، ایک دن کے لیے میں تم دونوں کو زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، تو پھر کیسے ہمارا کچھ بگاڑ سکو گے؟ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چاقو تھا۔ وہ ہم دونوں کو مارنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک سے کسی اندیکھی مخلوق نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ تیز تیز چلانے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا جسم خون سے لت پت ہو گیا اور وہ مر گیا تھا۔ میں پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھے گئی۔ عامل نے مجھے اتنا خوفزدہ دیکھا تو کہنے لگا کہ فکر نہ کرو بیٹی، وہ جنزاد ہمارے آس پاس ہی ہے، اس نے ہمیں اللہ کے حکم سے بچا لیا ہے۔ اب بس کل رات اس جادوگرنی کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور گھر آ گئی۔ پھر اگلی رات ہی اس جنزاد نے عامل کے ساتھ مل کر وہ عمل پورا کیا اور وہ انگوٹھی جو اس نے تہخانے میں ہی چھپا رکھی تھی پہن لی۔ وہ جادوگرنی عمل پورا ہوتے ہی جل کر خاک کا ڈھیر بن گئی تھی۔ میں وہاں سے جانے لگی تھی کہ اس جنزاد نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے خود سے زیادہ اپنی بچیوں کے لیے ایک محفوظ سائبان کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے حامی بھر لی تھی۔